नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति और ज्योमिति के कुछ क्वेश्चन। एक ही वीडियो में हमने मेंसुरेशन और ज्योमिति के दोनों के क्वेश्चन ले रखे हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखें। हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ग्रुप डी के पेपर में आ चुके हैं और आगे भी एसएससी की, सीजीएल की आदि के एग्जामों में आ सकते हैं। तो आप इन्हें समझें। आप जानते हो तो आप हमसे पहले बनाने की कोशिश करें। और वैसे मैं बता चुका हूँ, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करो तो पेन कॉपी साथ में जरूर लेके बैठें। और दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में आप कोई ट्रिक व्रिक लगाना चाहते हो तो कोई ट्रिक नहीं लगती है। इन क्वेश्चन को आपको समझना ही होगा और समझोगे तभी जाके आप बना सकते हो, अन्यथा वैसे आप नहीं बना सकते। ट्रिक इसमें काम नहीं आती, हम आपको बता चुके हैं। और मैं ये भी बता देता हूँ, हमारे YouTube चैनल पे अब से पहले हम 8 पार्ट अपलोड कर चुके हैं जो प्रीवियस आए हुए क्वेश्चनों से संबंधित है, तो आप देख सकते हो। और मैथ और रीजनिंग और एनटीपीसी ग्रुप डी के नाम से और मेंसुरेशन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, आप चेक कर सकते हो। फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन की। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को आपको समझना ही होगा, मैं बता चुका हूं। और पेन कॉपी साथ लेके बैठें तभी जाके ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करें, अन्यथा वैसे तो देखते रहो, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो देखो, 8 सेमी कोर वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाया जाता है। भाई, घन किस तरह का होता है? घन इस तरह का होता है। ये लो भाई घन, ये घन रहा। अब इसमें क्या बोला है, हमने एक घन बना दिया, ये घन रहा। अब इसकी प्रत्येक भुजा घन की क्या होती है भाई, मैं यहाँ लिख देता हूं। घन की प्रत्येक भुजा है ना, प्रत्येक भुजा क्या होती है? प्रत्येक भुजा होती है समान, यानी कि ए। भुजा को मान मैं ए मान रहा हूं तो प्रत्येक भुजा के समान होती है। तो हम कहेंगे इसकी लंबाई भी ए होगी, चौड़ाई भी ए होगी और ऊंचाई भी ए होगी। हम मैं अभी ए का मान दिया हूं यहाँ, हालांकि दे रखा है कि घन की प्रत्येक क्या बदल रखा है, 8 सेमी कोर वाले दो घनों को। तो जो ये भुजा का मान बता रखा 8 सेमी, तो हम बता सकते हैं एक इसके 8 रख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ 8 ही बताता हूँ। घन की प्रत्येक भुजा समान होती है, इस वजह से मैं ए लिखा था। तो इसमें भुजा बता रखा 8, तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं 8, यानी कि ये तीनों जगह पे क्या होगा, 8 8 होगा। तो हम कह सकते हैं घन की प्रत्येक भुजा क्या होगी, समान होगी। अब इसमें बोला है कि 8 सेमी कोर वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाया जाता है। जब 8 सेमी 8 सेमी 8 सेमी यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले दो घन है। एक तो ये बना दिया, एक और बनाते, देखो ये एक और हमने घन बना दिया भाई, ये लो घन, ये एक और हमने घन बना दिया। इसकी भी मतलब 8 है चौड़ाई और लंबाई, और 8 ही चौड़ाई और 8 ही ऊंचाई है। यहां तक क्लियर है। अब इसमें क्या बोला है, दोनों घनों को उनके सिरों से मिलाया जाता है। मान के चलो हम इसको यूं सटाएंगे, पास पास में सटाएंगे, आप समझने की कोशिश करना। मैं इसको यूं सटाऊंगा तो आप देखो, इसको यूं चिपकाएंगे तो ये किस तरह का बन जाएगा भाई, ये किस तरह का बन जाएगा, ये इस तरह का बन जाएगा। और ये क्या होगा, एक घनाभ होगा। क्या होगा भाई, ये क्या बनेगा, एक घनाभ बनेगा। और यही हमको बनाने को बोला है। क्या बोला है, 8 सेमी कोर वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाया जाता है। भाई, हम इनको यूं मिलाएंगे, पास पास में मिलाएंगे। तो ये बताओ, जब ये 8 8, इसकी लंबाई में तो फर्क आएगा, चौड़ाई में कोई फर्क नहीं आएगा। चौड़ाई वो की वही रहेगी 8 और ऊंचाई वो की वही रहेगी 8। ये 8 रह जाएगा और ये भी 8 रह जाएगा। बल्कि लंबाई है, वो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई इसकी हो जाएगी 16। क्या हो जाएगी भाई, 16 नहीं होगी कि जब तुम एक जैसे दो घनों को एक साथ में मिलाएंगे, एक जैसे घनों को जब एक साथ में मिलाएंगे तो 8 8 करके ये 16 इसकी लंबाई हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं घनाभ की लंबाई क्या होगी, 16। तो हम लिख भी देता हूं, ये लंबाई 16, ये चौड़ाई है 8 और ये है ऊंचाई 8। यहां तक क्लियर है। अब हमको क्या निकालना है, घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों, ये तो बात क्लियर हो चुकी है कि भाई ये दो घनों को हमने मिलाया तो लंबाई 16 आई है और चौड़ाई 8 आई है और ऊंचाई 8 है। ये क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। घन की क्या होती है भाई, प्रत्येक भुजा समान होती है। अब हमने जब दो घनों को मिलाया तो एक घनाभ बना। अब हमसे क्या पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल। तो हम बताएंगे घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट और हाइट प्लस लेंथ, ये होता है। अब बताओ आप, ये क्या क्या लिखा है,
ये सूत्र याद होगा तभी जाके आप ऐसे क्वेश्चन को बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। तो देखो मैंने ये क्या लिखा है, एल क्या है, लंबाई है जो आपको दे रखी है 16, बी क्या है, चौड़ाई है जो 8 है, अब बी क्या है वही है, एल क्या लंबाई है वो सॉरी एच क्या है 8 है, और ये आपको सब कुछ लिखा हुआ है। तो हमें बस इस सूत्र में सेट करना है और घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो हम घनाभ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें दो ऐसे कैसे लिखेंगे, लंबाई क्या है हमारे पास 16 इंटू चौड़ाई क्या है भाई 8 ले लिए, प्लस लगाएंगे, चौड़ाई क्या है 8 और लंबाई क्या है, ऊंचाई क्या है हमारे पास 8, तो 8 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, और ऊंचाई क्या है 8 और प्लस लंबाई क्या है भाई, लंबाई क्या है, ऊंचाई क्या है 8 और लंबाई क्या है हमारे पास 16, तो हम 16 लिखेंगे। ये क्लियर हुआ। अब देखो आप 16 को हम जब 16 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छिकड़ी 48, 4 8 128 प्लस 8 8 64, और ये भी क्या होगा 16 जब 8 से गुणा करेंगे वही बात है तो 128। यहाँ 128 मिला, ये मिला, आगे दो ऐसे कैसे ही है भाई, क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। देखो अब हम जब क्षेत्रफल निकालने के लिए चले हैं तो दो ये रहा, अब इन्हें हम ऐड करेंगे 128 और 128 क्या होगा 256, 256 और 64, 256 और 64 क्या होगा भाई 0 2 320 क्या होगा भाई 320, तो यहाँ होगा भाई 320। यहाँ तक क्लियर है। जब 320 हुआ, अब हम जब 2 से 320 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई 640, क्या होगा 640 होगा, तो 640 से इसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा, तो हम कह सकते हैं ये होगा 640 सेमी, इसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा, जो घनाभ है इसका क्षेत्रफल क्या होगा 640। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है 640 है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं ये होगा 640 इसका क्या आंसर। तो दोस्तों इस तरह से निकाल सकते हो। इससे पहले भी हम आपको क्वेश्चन कराए थे, वो क्या थे, वो क्वेश्चन में एक घन दिया गया था, घनाभ दिया था, घनाभ का क्षेत्रफल पूछा गया था, इसमें दो घनों को एक साथ में जोड़ा गया। आगे आने वाले क्वेश्चन या वीडियोज में हम वो क्वेश्चन भी कराएंगे, और बूझे भी गए थे हमारी मन की मर्जी से नहीं लेंगे हम, जिसमें तीन तीन घनों को एक साथ जोड़ दिया गया है और उसका घनाभ का क्षेत्रफल पूछा, तो वो भी क्वेश्चन कराएंगे। फिलहाल दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, और वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और आप क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करें, और मैं बता चुका हूँ, पेन को भी साथ लेके बैठे। तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, आयत का क्षेत्रफल 192 सेमी है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। इसमें क्या हमें किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखा है और आयत का परिमाप निकालने को बोला है, तो हम निकालते हैं। इससे पहले भी हम जो पार्ट कराए थे उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन लिए थे, और ये वो क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में आए हैं और एसएससी में भी आ सकते हैं, तो आप समझे। तो दोस्तों मैप के माध्यम से समझोगे तो कभी भी आप नहीं भूल पाओगे। तो देखो किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये दे रखा है, तो आयत किस तरह होता है, आयत ये होता है जिसकी आयत की क्या होता है भाई, लंबाई दो भुजाएं समान होती है, यानी कि मैं बोलूँ लंबाई समान होगी और चौड़ाई समान होगी, इसमें चारों भुजाएं समान नहीं होती है। तो ये रहा एक आयत, इसमें आयत का अनुपात दे रखा है, तो लंबाई का दे रखा है 4x और चौड़ाई का दे रखा है 3x। आप जानते होंगे जब लंबाई आयत है तो आयत में क्या होती है, लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई छोटी होती है, इस बात से तो परिचित होंगे आप। तो आप देखो ये हमने आयत बनाया, 4 हमने लंबाई लिया और 3 के लिए चौड़ाई। अब क्या बोल रखा है, आयत का क्षेत्रफल 192 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, यहाँ क्लियर है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये क्या रही इसकी लंबाई है और ये क्या है भाई इसकी चौड़ाई है। इधर देखो ये क्या है इसकी चौड़ाई है 3x। अब यहाँ तक क्लियर। तो लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, तो हम लेते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 4x इंटू 3x, ये लंबाई और चौड़ाई मैंने उठा के यहाँ रख दिया है। इसके बराबर में हमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है 192 सेमी, 192 सेमी जो इसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बराबर में क्षेत्रफल है तो हम इसे काटेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, तो देखो काटते हैं तो 4 × 12 12x² क्या होगा
इधर मान हुआ 12, 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर बराबर 192। तो हम क्या करेंगे, 12 से काटेंगे, देखो 12 से इसे काटा 192 होगा, तो 12 एकम 12 और क्या मिला 6, 12 एकम 12, 7 मिला 12 छिकी 72 यानी कि 16 एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 16। तो एक्स का मान हमें क्या मिलेगा भाई 4, एक्स का मान हमारे पास क्या मिला 4। तो हम कह सकते हैं अब आयत की जो लंबाई होगी वो एक्स की जगह पर हम 4 रखेंगे, तो यहाँ मैं मिटा रहा हूं दोस्तों, 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबाई क्या मिल जाएगी हमारे पास 16, और जो 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चौड़ाई क्या मिल जाएगी 12। यहाँ तक क्लियर है, 3 चौको 12 और 16, ये हमारे पास लंबाई और चौड़ाई आ चुकी है। आगे क्या बोला है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। अब दोस्तों क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, तो आयत का परिमाप का क्या होता है भाई, आयत का परिमाप क्या होता है भाई, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप देखो क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या होती है, लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई बी को बोले हैं और लंबाई एल को बोले हैं। तो ये होता है आयत का परिमाप। अब आप बताओ, जो आयत का परिमाप हमारे पास भुजा है, लंबाई दे रखी है 16 दे रखी, वो सॉरी लंबाई 16 दे रखी है और चौड़ाई क्या दे रखी है 12। तो हम इसमें सेट करेंगे और आयत का परिमाप निकाल लेंगे, यही हमसे भुजा है। तो आप देखो किस तरह से करेंगे, 2 ऐसे कैसे लिखेंगे, लंबाई क्या है हमारे पास 16, तो कोष्टक में अंदर लिखेंगे 16 प्लस चौड़ाई क्या 12, तो हम 12 लिखेंगे। आगे देखो 2 ऐसे कैसे चलेगा, तो 16 और 12 में डायरेक्ट लिख रहा हूं दोस्तों, 16 और 12 क्या हुआ 28, क्या हुआ 28, 16 और 12 क्या हुआ 28। अब जब हम 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल मान क्या होगा भाई, 28 दूनी का 56, क्या होगा 56। तो ये क्या होगा, इसका परिमाप होगा कितना 56, इसका परिमाप निकलेगा किसका, आयत का 56 वर्ग सेमी होगा, जो इसका क्या होगा भाई परिमाप होगा किसका, आयत का। तो ये हम कह सकते हैं इसका आंसर है। इस तरह से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो, ऐसे आंसर निकाल सकते हो। और मैं आपको बता चुका हूं, जब तक आप मैथ के माध्यम से नहीं समझोगे ऐसे क्वेश्चन हो, तब तक आप बना नहीं पा सकते। इसमें ट्रिक व्रिक कोई काम नहीं आती, मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, वीडियो पे बने रहें और पूरा देखें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इससे पहले भी हम बहुभुज आंतरिक कोण निकालने संबंधित क्वेश्चन कराए थे प्रीवियस पार्टों में, और ऐसा क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें हमें कोण दे रखा है और बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछा है। क्या पूछा भाई, बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछा है, कितनी भुजा होगी, कोण दे रखा। इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें क्या था, आंतरिक कोण निकालने को बोला गया था, और वो भी इसी तरह का क्वेश्चन था। आपको जब सूत्र याद होगा तो आप सेट करके इसकी हम भुजा निकाल सकते हैं। तो देखो क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या याद करना है हमें। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालने का सूत्र क्या है, हमारे पास सूत्र है n(n-2) इंटू 180 डिग्री बराबर जो भी है वो होगा, इस जगह पे n होगी तो भुजा होगी n। अब फिलहाल इस सूत्र इस क्वेश्चन में हमें n इससे मतलब भी नहीं है। अब आप देखो ये जो सूत्र है, डिग्री के बराबर हम डिग्री का मान रख सकते हैं भाई, डिग्री के बराबर डिग्री का मान रख सकते हैं। तो देखो आप n(2) इंटू जो 180 डिग्री है, तो इसके बराबर हमें क्या दे रखा है 1260 डिग्री दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा है, भुजाओं की संख्या, जो ये n था, मैं हर क्वेश्चन हर पार्ट में बताया हूँ आपको, n क्या है भुजाओं की संख्या होती है, भुजाओं की संख्या होती है दोस्तों। तो यही हमसे पूछा है कि n का मान मिल जाएगा, क्योंकि हमें जब 180 डिग्री के बराबर 1260 डिग्री दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे और n का मान प्राप्त कर लेंगे, तो ये इसकी भुजाओं की संख्या होगी। तो देखो किस तरह से करते हैं दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो इसकी वजह से मैं वीडियो रोक के क्वेश्चन लिखता हूँ, और जल्दी इसलिए करा रहे हैं हम आपको जल्दी क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, तो आप समझने की कोशिश करें। अब देखो ये 360 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, तो हम काट सकते हैं, 0 से 0 काटेंगे, और आप देखो 9 दूनी का 18, 9 एकम 9 और 3 में 4 9 चौको 36, 2 से काटेंगे तो क्या होगा 7। तो हम कह सकते हैं n-2 बराबर ये क्या है भाई यहाँ 7। तो n का मान निकालने के लिए ये प्लस का ये माइनस का इधर जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगी 9। तो हम कह सकते हैं जो n की जो भुजा होगी, भुजाओं की संख्या होगी, इसमें 1260 डिग्री के कोण में जो भुजाओं की संख्या होगी वो कितनी होगी 9 भुजा होगी। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। फिलहाल इसका आंसर क्या है 9 है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं आपको, लेकिन वो क्वेश्चन जो कराए थे वो अलग था। इसमें क्या दे रखा, विकर्ण के समान ही क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है, यानी कि जो विकर्ण है उसी के समान हमें लंबाई भी बता रखा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये समचतुर्भुज संबंधित क्वेश्चन है। दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन को बिल्कुल मैप के माध्यम से समझना होगा। मैं आपको बता चुका हूँ, पेन कॉपी साथ लेके बैठे, ताकि उससे क्या होगा, आपका हाथ चलेगा तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा और आप एग्जाम हॉल में जल्दी से जल्दी बना सकोगे। तो देखो किस तरह से करते हैं। और दोस्तों आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको बार बार से बोलता हूँ, और पूरा देखें वीडियो ताकि आपको अच्छा कुछ सीखने को मिले। तो क्वेश्चन क्या है हम फिलहाल करते हैं। तो देखो, समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और दो विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 सेमी है। भाई समचतुर्भुज किस तरह का होता है, समचतुर्भुज इस तरह का होता है। समचतुर्भुज किस तरह का होता है दोस्तों, समचतुर्भुज, ये थोड़ा मैप गलत बन चुका है। देखो भैया आपको एक समचतुर्भुज दे रखा है, ये एक समचतुर्भुज दे रखा है। तो समचतुर्भुज की दो विकर्ण है, तो ये एक फर्स्ट विकर्ण और ये एक सेकंड विकर्ण, नाम दे देते हैं D1 और D2। ये क्या है, विकर्ण है D1 और D2, हमने विकर्णों का नाम दे दिया। चलो यहाँ नहीं लिख के हम यहाँ लिखते हैं D2, ये रहा D2 और ये रहा D1, और ये भी इसका एक रूप है, आधा आधा हो रहा है D2 और ये रहा D1। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखो क्या बोला है, लंबाई और दो विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 सेमी है। तो भुजा की लंबाई बोल रखा है कि भुजा की जो लंबाई है ना वो 6 सेमी है। तो आप जानते होंगे समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। तो यही इसमें बोला है कि प्रत्येक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और दो विकर्णों में से विकर्ण की लंबाई 6 सेमी है। एक विकर्ण की लंबाई 6 सेमी दे रखा भाई। तो आप देखो, जब भुजा की लंबाई 6 सेमी है और एक विकर्ण की लंबाई हमें क्या बोल रखा है भाई, 6 सेमी बोल रखा है, तो हम किसी भी एक विकर्ण की 6 सेमी लंबाई मान सकते हैं। आपकी मन की इच्छा से जो सा विकर्ण मानना चाहो वो मान सकते हो। फिलहाल हम एक नंबर जो विकर्ण है D1 इसे ही मानते हैं। जब 6 सेमी इसकी विकर्ण की लंबाई है तो 3 सेमी तो यहाँ होगा, और क्या होगा, 3 सेमी यह होगा। तो हम कह सकते हैं पूरा विकर्ण कितना होगा, 6 सेमी का होगा। अब हमें क्या मिलना, निकालना है भाई, ये तो जो विकर्ण है ये दे रखा है, एक विकर्ण हम दो जगह तोड़ दिए तो ये होगा क्या, D1 की टोटल लंबाई होगी 6 सेमी और भुजा की लंबाई भी 6 सेमी जो दे रखा है। और हमसे क्या पूछा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते होंगे, सूत्र क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2। अब ये D1 और D2 है क्या है, तो D1 क्या है, इसका जो फर्स्ट विकर्ण है पूरा होगा, और D2 क्या है, इसका सेकंड विकर्ण है ये होगा। तो ये इस तरह से निकालते हैं हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो फिलहाल आपको पता है D1 हमारे पास है 1/2 सूत्र में है, लेकिन D2 नहीं है हमारे पास। तो D2 मिल जाए हमें तो हम निकाल सकते हैं भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा समचतुर्भुज का। तो हमें पहले D2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आप देखो समचतुर्भुज में जो यहाँ पे कोण बनता है ना, इस जगह पे कोण बनेगा, ये क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। हमेशा याद रखना दोस्तों, समचतुर्भुज में जो मैं ये बताया हूँ, जो इस जगह पे कोण बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है। अब जब ये 90 डिग्री का बनता है दोस्तों, तो आप बताओ ये एक किस तरह का मिला हमें। मैं हर पार्ट में आपको ऐसा क्वेश्चन कराया हूँ तो इसी तरह से समझाया हूँ, अब तक आपने देखा होगा। तो बिल्कुल आप एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ पाओगे, आप कर सकते हो पूरे क्वेश्चन। तो आप देखो ये ऐसा है, मतलब ये ऐसा है क्या, ये एक समकोण है, क्या है भाई, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये होने को। तो लेकिन क्या हो रहा है, इसको घुमा रखा है, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, और ये क्या कहलाएगी, आधार, और ये क्या कहलाएगी, लंब। यहाँ तक सही है, आधार, लंब और कर्ण। तो आप बताओ जब हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें जब हम इसको खड़ा करेंगे समकोण त्रिभुज बन जाएगा। दोस्तों ये फिलहाल काट के मैं इधर दर्शाया हुआ हूं, इसलिए देखो जब कर्ण हमारे सामने दे रखा है 6, जो ये कर्ण है, ये क्या है, मान के चलो कर्ण है, ये कर्ण है, तो ये हम लिख सकते हैं ये 6 होगा। और लंब हमारे पास 3 निकाला हुआ है, जो हम बताते हैं विकर्ण का आधा होगा, फर्स्ट विकर्ण का, तो ये 3 इसका लंब होगा। तो हमें आधार निकालना है, क्या निकालना है, आधार। तो जब हम समकोण त्रिभुज का या तो ट्रिपलेट नियम लगा दो, या फिर हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय वाले सूत्र से।
तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है, देखो आधार निकालना है हमें। क्या निकालना भाई, आधार निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, इसमें से लंब, क्या करेंगे भाई, लंब का स्क्वायर कर देंगे तो हमें आधार मिल जाएगा। अब आधार मिल जाएगा यानी d2 का मान मिल जाएगा, तो हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अब देखो हम आधार निकालने के लिए चले तो क्या करेंगे भाई, कर्ण का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों। कर्ण क्या है 6, जो ये है वो यहाँ पे है, मैं यहाँ दर्शा रखा हूँ। तो कर्ण का स्क्वायर मैं डायरेक्ट करके लिखता हूँ, देखो 36। और फिर लंब का इसका लंब क्या है 9, वो सॉरी लंब क्या है 3, तो 3 का मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख रहा हूँ तो 9 होगा, डायरेक्ट लिखा हूँ दोस्तों। अब हमें आधार क्या मिलेगा आप बताओ, जब हम इसमें से 36 में से 9 खंदा देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 16 से 9 जाएगा तो 7, यहाँ होगा हासिल यानी कि 2 27, क्या होगा 27 होगा भाई, 27 होगा, 16 से 9 हाँ 7 27। अब आप बताओ आधार जब हमारे पास अभी 27 से निकला है तो हम कह नहीं सकते, इस पे जब रूट लगा हुआ है यानी कि स्क्वायर लगा हुआ है तो हम कह नहीं सकते कि ये किसका वर्ग होगा। तो हमें क्या करना होगा, 27 को इस तरह से तोड़ो जो वर्ग भी बन जाए और एक संख्या निकल जाए। तो आप कहेंगे भाई इसको किस तरह से तोड़ सकते हैं, 9 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, 9 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, यानी कि 3 3 अगर 9 और 9 3 27। तो हमारे पास क्या निकल के आया दोस्तों, इधर देखो आधार क्या निकल के आएगा, 3√3। क्यों होगा, 3 3 अगर 9 और 9 3 अगर 27। तो हम कह सकते हैं आधार क्या होगा, इसका क्या होगा आधार 3√3। क्या होगा भाई 3√3 आधार होगा। क्यों, क्योंकि 3 3 अगर 9, 3 3 अगर 9 और 3 अंदर में है तो 27 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका क्या होगा आधार 3 3 अगर 9 और 3√3 इसका आधार होगा। तो हम कह सकते हैं जो d2 है इसका मान हमारे पास क्या मिला, ये आधार था, ये आधार था d2। हम इसको d2 को तो आधार मान के चले थे भाई। तो d2 का मान क्या मिलेगा, मैं 2 पल के लिए लिखने को जगह नहीं है, मैं d2 को मिटा रहा हूं दोस्तों। तो ये देखो तो d2 का मान क्या मिला 3√3। तो हम लिख सकते हैं 3√3 और इस जगह पे भी यही होगा। तो जब आधा ये 3√3 है तो इसका मान क्या होगा 3√3। अब आप बता सकते हो भाई d2 का टोटल मान क्या होगा। भाई हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना d1 पहले से ही ऑलरेडी था हमारे 6, लेकिन d2 का मान निकालने के लिए तो हमने इतना कुछ किया। तो आप बताओ जब हम d2 का मान निकालने चलेंगे तो क्या करेंगे भाई, जब टोटल ये विकर्ण कितने होगा तो आप किस तरह से जोड़ोगे। मैं दोस्तों इसे मिटा देता हूं और क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आप यहां तक समझ चुके होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं। देखो अब आप बताओ ये जो d1 का तो 6 हो चुका है हमारे पास, अब d2 का जो कुल मान कितना होगा तो आप किस तरह जोड़ोगे। देखो 3√3 प्लस 3√3, आप इन्हें जोड़ने चलोगे तो 3 3 तो 6 हो जाएगा, लेकिन 3 3 का अंडर रूट में 3 रह जाएगा। क्या हो जाएगा 3 3 तो 6 हो जाएगा, लेकिन 3 अंडर रूट और 3 अंडर रूट रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा d2 का मान होगा, क्या d2 का मान होगा वो क्या होगा 6√3। अब आप इस सूत्र में सेट कर दो इसको, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यही हमसे पूछा था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे 1/2 इस सूत्र में सेट कर रहे हैं। d1 का मान क्या था भाई, d1 का टोटल लंबाई क्या थी 6, तो हम 6 लेंगे और d2 की हमारे पास क्या निकल कर गई 6√3। 6√3 निकल के आई है d2 की मान। तो हम काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे 3 बार, तो हमारे पास क्या मिला 6√3। अब आप बताओ 6 3 18 यानी कि 18√3। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या 18√3। तो ये है इसका आंसर, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये होगा इसका क्षेत्रफल क्या 18√3। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और निश्चित रूप से अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें दोस्तों। और आप चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।